Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए बेंजीन के मॉडर्न स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कैक्यूल स्ट्रक्चर पे जो ऑब्जेक्शंस थे उनको भी दूर करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिटेल से डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्शन देखे थे कि क्यूल के स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जेक्शंस थे. सो उन ऑब्जेक्शंस का स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर के बाद आपको आंसर मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको बेंजीन का फार्मूला आना चाहिए जो कि आप सबको आता है C6H6. मीन्स के जो बेंजीन है वो एक हाइड्रोकार्बन है और आप जानते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड इरीन्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कार्बन को देखना है, कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सो इट वुड बी 1s2, 2s2, 2p2. स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑर्बिटल लेवल पे देखें सो स्टूडेंट्स, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p सब शेल के फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz, जिनकी शेप्स के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है. सो कार्बन अब ग्राउंड स्टेट से स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में. सो एक इलेक्ट्रॉन s से प्रमोट होके स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? pz में. जैसे कि आप देख सकते हैं, सो s से इलेक्ट्रॉन निकल के pz में गया. स्टूडेंट्स, अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ा था. डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के अंदर sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑपरेट होगा. मींस के एक s और 2 p ऑर्बिटल्स, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे अपने आप को और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे नेम्ड एज sp2, sp2, sp2. pz जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा. सो स्टूडेंट्स, 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड. अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनके साथ 2q लिखा है क्योंकि अगर आप इनके वैलेंस शेल की बात करें तो स्टूडेंट्स वो सेकंड शेल के p की बात हो रही है, इसलिए इनके साथ 2 आया है. स्टूडेंट्स, अभी अनहाइब्रिडाइज्ड है, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा और ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइज्ड हैं. नाउ दीज 3 आर हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का मोड यहाँ पे फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स? sp2. अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब sp2 मोड फॉलो होता है तो एंगल जो है बिटवीन कार्बन टू कार्बन वो 120 रहता है. या इवन के कार्बन टू हाइड्रोजन भी स्टूडेंट्स यानी बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 120 के ही होंगे. अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. उस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन. सो अब स्टूडेंट्स, ये बात आपको लास्ट लेक्चर में एक्सरे स्टडीज़ में बता चुके हैं कि बेंजीन रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है. सो मैंने उसी स्ट्रक्चर में 6 कार्बन अरेंज कर दिए. सो हर कार्बन को मैंने स्टूडेंट्स डॉट से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे जो डॉट है उसका मतलब कार्बन. अब कार्बन ने चूंकि यहाँ पे sp2 मोड को फॉलो किया है, सो sp2 मोड को फॉलो करते हुए इस तरह के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे. स्टूडेंट्स, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंतहाई डिटेल से आपको चैप्टर 7 में बता के आए हैं. सो स्टूडेंट्स, हर कार्बन के साथ 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं इनको हार्ड कर रहा हूँ. हार्ड का मतलब थोड़ा मैं लाइन से शो कर रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के साथ
तीन मैंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए हैं, नेम्ड एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, सो ये रहा स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हर कार्बन के साथ तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। स्टूडेंट्स, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, याद रखिएगा, दे ऑल्सो कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी ऐसे ऑर्बिटल्स अब जिनका एनर्जी लेवल सेम होगा, हम उन्हें क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो अगर पहले बात करें तो px, py, pz ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल थे। मिक्सिंग के बाद भी 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल रहेंगे। जो pz है स्टूडेंट्स, वो डीजेनरेट नहीं है sp2 के साथ, क्योंकि उसकी एनर्जी या उसका जो शेप है वो डिफरेंट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर कार्बन के पास 3 डीजेनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी रहेगा कॉल्ड pz। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बनाया है। सो हर कार्बन के साथ मुझे यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन के सेट की बात करूं, यानी एक सिंगल कार्बन यूनिट की बात करूं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मोड शो कर रहा है, और sp2 मोड के अंदर स्टूडेंट्स आपके सामने 3 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड। सो मैंने 6 कार्बन बनाए, हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ओवरलैपिंग करने वाले हैं बिटवीन कार्बन टू कार्बन, और ये हेड टू हेड अप्रोच है। स्टूडेंट्स, जो हेड टू हेड अप्रोच होती है, हम उस ओवरलैपिंग को क्या नाम देते हैं? सिग्मा ओवरलैपिंग। सो ये स्टूडेंट्स सिग्मा ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये जो ओवरलैपिंग है, वी कैन से डैट नाउ दिस इज सिग्मा ओवरलैपिंग। अगेन ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा ओवरलैपिंग। अगेन ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सो वी कैन से डैट सिग्मा ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। सो अगेन स्टूडेंट्स, ये भी ओवरलैपिंग जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सो वी कैन से डैट दिस इज सिग्मा ओवरलैपिंग, और यहाँ पर भी ये सिग्मा ओवरलैपिंग है। सो जितनी भी मैंने पिंक कलर से स्ट्रक्चर ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी कौन सी ओवरलैपिंग है स्टूडेंट्स? सिग्मा ओवरलैपिंग है। और सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू, हेड टू हेड अप्रोच के थ्रू, जो बेंजीन का मेन स्ट्रक्चर है वो आपके सामने मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, जिसमें डायग्राम को थोड़ा साइडवाइज दिखाया गया है। यानी ये डायग्राम का फ्रंट व्यू दिखाया गया है, तो ये डायग्राम का अगर साइड व्यू देखना है तो आपको ऐसा नजर आएगा कि जितने भी ये पिंक कलर के बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नाउ ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा वी ऑल नो डैट कि ये बाहर वाला जो सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा। ठीक है, ये यहां से स्टूडेंट्स किसके साथ ओवरलैप होगा? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा। सो ये भी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा, और अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स तो ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा। ठीक है, और अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हाइड्रोजन के साथ ही ओवरलैप होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन की और कार्बन के साथ ओवरलैपिंग है, नाउ दिस इज S और sp2। नाउ दिस इज sp2 टू S ओवरलैपिंग। ये वाली जो ओवरलैपिंग है स्टूडेंट्स, ये भी सिग्मा ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब ये वाली जो ओवरलैपिंग थी स्टूडेंट्स, ये किस किस के दरमियान में थी? sp2 टू sp2।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन ये सारी ओवरलैपिंग्स जो हैं ये sp2 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 ओवरलैपिंग है, sp2 sp2 ओवरलैपिंग, sp2 sp2 ओवरलैपिंग, sp2 sp2 ओवरलैपिंग। और कार्बन टू हाइड्रोजन जो ओवरलैपिंग है वो sp2 टू s ओवरलैपिंग है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया, ऑल्दो कि मैंने इस डायग्राम में इन बॉन्ड्स को शो नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो समझ लें कि इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन अटैच है। सिमिलरली अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, और इसी तरह से अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम बॉन्ड्स मैंने ड्रॉ कर दिए जो बिटवीन कार्बन टू हाइड्रोजन थे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये सिग्मा स्ट्रक्चर तो सारा डिस्कस हो गया, ये वाले बॉन्ड्स भी जो हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की। मींस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का मतलब है स्टूडेंट्स, अब ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ये ऑर्बिटल इसके साथ स्टूडेंट्स साइड वाइज ओवरलैप करेगा, अगेन ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। सो साइड वाइज ओवरलैपिंग अब कैसे शो करनी है मैं आपको यहां पे जरा दिखाता हूं। सो फर्ज कर लें स्टूडेंट्स, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इसी तरह से फर्दर ये जो मैं मार्क ऑर्बिटल कर रहा हूं ये फर्दर दो, और इसी तरह से अगले दो भी ये शो किए गए हैं। बस इतना समझ लें कि ये डायग्राम को फ्रंट व्यू से दिखाया जा रहा है और ये डायग्राम आपको साइड व्यू से दिखाई जा रही है, जिसमें आपको ऑर्बिटल्स की जो पोजीशन है बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स अगर ये साइडवाइज ओवरलैप करता है सो इट मीन्स कि ये साइडवाइज ओवरलैपिंग इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान में होगी। स्टूडेंट्स साइडवाइज ओवरलैपिंग के बारे में आप जानते हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वही साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स इनके दरमियान भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी और इनके दरमियान भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी। सो इस साइडवाइज ओवरलैपिंग से स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होने वाला है वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आपको डायग्राम शो करते हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की जो मेन रिंग है वो है। अब इस साइडवाइज अप्रोच की वजह से स्टूडेंट्स ये साइडवाइज अप्रोच की वजह से पाई बॉन्ड डेवलप हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। सिमिलरली इस अप्रोच की वजह से, इस साइडवाइज अप्रोच की वजह से यहां पे पाई बॉन्ड डेवलप हो गया। ठीक है, ओके। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स ये जस्ट मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। सो यहां पे साइडवाइज अप्रोच की वजह से यहां पे पाई बॉन्ड डेवलप हो गया। सो डी स्टूडेंट्स यहां पे अब एक चीज समझने वाली है, वो क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि ये जो ऑर्बिटल है जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाए और ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाए और ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाए। जस्ट इन दिस केस मैं ज़रा डिफरेंट कलर से आपको शो करना चाहता हूँ, लाइक मैं ऑरेंज कलर से शो करता हूँ कि अगर ये वाली ओवरलैपिंग होती, ये वाली ओवरलैपिंग होती और यहाँ से ओवरलैपिंग होती। सो स्टूडेंट्स ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग का मैंने अब रूट चेंज किया है, या उसको समझ लें कि थोड़ा सा उसको मैंने उसकी पेयरिंग चेंज की है। सो पेयरिंग चेंज करने की वजह से अब क्या होगा कि अब इन दोनों के दरमियान में स्टूडेंट्स साइड वाइज ओवरलैपिंग है। सो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। सो इसका मतलब है कि जब ऑरेंज वाली पेयरिंग होगी तो फिर ब्लू वाली पेयरिंग नहीं होगी,
और जब ब्लू वाली पेयरिंग होगी फिर ऑरेंज वाली, क्योंकि जब ऑरेंज वाली पेयरिंग होगी तो तब ये वाली पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली है। सो जब ये ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स तो ये वाली पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो ऑरेंज और ब्लू पेयरिंग जो है ये दोनों समझ आ गई हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसी फिनोमेना को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको समझाया है हम इसको रेजोनेंस मेथड भी कहते हैं। अब रेजोनेंस मेथड में सबसे पहले हमें समझना है ये रेजोनेंस क्या है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग, मतलब ये दो डिफरेंट पेयरिंग मैंने आपके साथ शेयर की। पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में स्टूडेंट्स क्या मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इन ऑर्बिटल्स में क्या मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि ओवरलैपिंग के साथ, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की क्यों हो रही है यहाँ पे? सब लोग जानते हैं कि ओवरलैपिंग की एक ही रीजन है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवाई जा सके? शेयरिंग करवाई जा सके। सो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए ये ओवरलैपिंग हो रही है। सो वो यही बात कर रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से मुराद क्या है? जो सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फिक्स होता है, वहां पेयरिंग नहीं देख सकते। लेकिन जो पाई बॉन्ड है साइड वाइज अप्रोच है। साइड वाइज अप्रोच के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा कि पेयरिंग चेंज हो रही है। कभी ब्लू पेयरिंग से बनेगा, ब्लू पेयरिंग से मुराद के जिन जगहों पे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, एक तो पेयरिंग का वो मेथड है, दूसरा पेयरिंग का मेथड है जहां मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेयरिंग मेथड हैं, इन्हीं मेथड्स को हम रेजोनेंस मेथड कहते हैं और इस प्रोसीजर को हम रेजोनेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके साथ कुछ मजीद चीज़ें शेयर करता हूं। सो स्टूडेंट्स, ये आप दोनों स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। सो इनमें से आप एक स्ट्रक्चर में जो ये डबल बॉन्ड है वो ऑरेंज कलर से बना लें और एक में ब्लू से बना लें। ब्लू वाला जो है स्टूडेंट्स, समझ लें ये पॉसिबिलिटी जो ब्लू वाली है वो मैंने यहाँ बना दी डबल बॉन्ड्स की। डबल बॉन्ड आपको पता है कि अब ये पाई बॉन्ड है। और जो ऑरेंज कलर की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स वो ऐसे है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है उस स्ट्रक्चर में जहां डबल बॉन्ड है, अब ऑरेंज वालों को देखो तो वहां सिंगल बॉन्ड है। अब यहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड है, यहां जहां डबल है वहां सिंगल है, यहां जहां सिंगल है वहां डबल है। यानी बिल्कुल पेयरिंग चेंज होने से जहां डबल था वहां सिंगल आ जाएगा और जहां सिंगल था वहां डबल आ जाएगा। उसकी रीजन आपको समझ आ गई है। डी स्टूडेंट्स, हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कैक्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और हम इनको हाईलाइट कर रहे हैं। एक को नाम दे रहे हैं ए और एक को नाम दे रहे हैं बी। स्टूडेंट्स, टोटल 79% जो पेयरिंग रहेगी बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, रेजोनेंस जो रहेगी 79% यही दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको मैंने यहां शो किया। अब 21% मजीद 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगेन लेट्स से अगर ये इसके साथ ओवरलैप करता है सो वी कैन से डैट यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से ये अगर इसके साथ ओवरलैप करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ऑर्बिटल स्टूडेंट्स इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे कुछ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। ये चीज ठीक है, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा। सो वी कैन से डैट कि अब इस ओवरलैपिंग की वजह से 1 और कार्बन 4 के दरमियान में स्टूडेंट्स क्या क्रिएट होगा? डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स कि इसके साथ ओवरलैप करे तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। सो अगर ये इसके साथ ओवरलैप करता है, लाइक ये वाला इसके साथ ओवरलैप करता है तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब आप दोबारा नोटिस करें
कि जिस तरह इस कार्बन की और इस कार्बन की ओवरलैपिंग हुई थी, अंदर की तरफ बॉन्ड्स बेंड हुए थे, यानी जो ऑर्बिटल्स है वो बेंड हुए थे और साइड वाइज अप्रोच से 1 और 4 के दरमियान में बॉन्ड बना था। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस कार्बन की और इस कार्बन की भी ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है। सो अगर ऐसा होगा तो इनके दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा। सो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये और ये आपस में ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ये ओवरलैप करते हैं और ये भी यानी स्ट्रेच करते हैं और आपस में इस तरह से ओवरलैप करते हैं, सो फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इनकी ओवरलैपिंग, इनकी और इनकी इस तरह से, सॉरी ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब यहां पे इस तरह से, यानी ये वाली ओवरलैपिंग, इसी तरह से ये वाली ओवरलैपिंग और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये वाली ओवरलैपिंग। जी स्टूडेंट्स, अब इस स्ट्रक्चर को हम ई का नाम देंगे, इसको सी का और इसको डी का। अब ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम डिवाल्व स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और इनकी पॉसिबिलिटी से 21% है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे हम देखें तो 6 and 5, ठीक है, इनके दरमियान में इतना स्ट्रेच नहीं है, ये एनर्जेटिकली बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल है। इनकी बात करें यस, लेकिन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बात करूँ 1 and 4 की, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ मैं बात करूँगा 2 and 5 की, 2 and 5 वाला जो पेयर है। और सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करें 6, क्योंकि 6 नंबर है और ये 3, हम इसको नंबर करते हैं। सो इस तरह से नंबरिंग आपके सामने है ये। सो 6 and 3। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कार्बन 1 2 3 4 5 6 कहें तो इस तरह से इनकी पेयरिंग को नाम दिया जा सकता है। सो ये जो मैंने पेयरिंग लिखी है 1 4 2 5 एंड 3 6, ये तीन पेयरिंग ऐसी हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर बॉन्ड की स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन जिनके दरमियान में ये पाई बॉन्ड बन रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो डिस्टेंस ज़्यादा होने से बॉन्ड में स्ट्रेच भी ज़्यादा है। सो बॉन्ड स्ट्रेच होने की वजह से ये एनर्जेटिकली बॉन्ड बनना फेवरेबल नहीं है। सो हम कहेंगे एनर्जेटिकली it is not favorable bond formation। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनर्जेटिकली बॉन्ड फॉर्मेशन ये वाली जो मैंने मेंशन की हैं ये पॉसिबल इतनी ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए इनकी जो परसेंटेज है वो कम है, 21% है। सो इन दो स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी बॉन्ड में इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, सो इनकी जो फॉर्मेशन है वो 79% है। सो यहाँ पे 21% है। सो डेट्स वाई हम डिवाल्व स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे ये माइनर रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और कैक्यूल्स को बोलेंगे ये मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स बेंजीन के मैंने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए? 5, 3 डिवाल्व स्ट्रक्चर्स हैं, 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाउ दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये पाई बॉन्ड्स की जो पेयरिंग्स हैं हम इनको कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स भी कह सकते हैं या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स भी कहते हैं। वैसे कॉन्जुगेट कहते हैं अल्टरनेट पोजीशंस को। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेट क्यों बोला गया है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना इस प्रोसेस को जैसे कि पहले हमने बोला है कि रेजोनेंस भी कहते हैं, सो आप इस लेवल पे इसको कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है जो कि आपको हायर क्लासेस में जाके ज़रूरत है उसकी समझने की। सो फिलहाल डोमिनेटिंग टर्म यहाँ पे जो यूज़ करोगे आप वो रेजोनेंस यूज़ करोगे, बट आप कॉन्जुगेशन भी इसको कह सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने आपको स्टूडेंट्स हक्कल रूल पढ़ाना है, सो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, आपने इसको याद रखना है। स्टूडेंट्स अब हम आखिरी बात करने वाले हैं। अब मैं जो नेक्स्ट आपको बात बताने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक ही स्ट्रक्चर में अगर आपने शो करना है तो हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और उस बेंजीन रिंग के अंदर
एक सर्कल लगा देंगे। इस सर्कल का मतलब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी फिक्स जगह पे नहीं है, बल्कि पूरी रिंग के अंदर अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हम इसको इस तरह रिंग की फॉर्म में बनाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आपने कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो उनके दरमियान में आपने डबल हेडेड एरो लगाना है। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दरमियान में डबल हेडेड एरो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि अगर हम बात करें अल्केन की, तो स्टूडेंट्स अल्केन के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करें यानी अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रॉम है। स्टूडेंट्स अगर हम कार्बन टू कार्बन बेंजीन के बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट्स, बताइए क्या ये सिंगल बॉन्ड है? तो आप कहेंगे यस सर ये सिंगल बॉन्ड है। क्या ये हमेशा सिंगल रहेगा? नहीं, ये किसी भी टाइम पे सिंगल से डबल हो सकता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि ये जो कॉन्जुगेशन इसके साथ हुई है एन मुमकिन है कि ये इसके साथ भी हो सके। सो अगर ये इसके साथ हो जाएगी स्टूडेंट्स तो देन ये बात आपको अच्छी तरह समझ है इस चीज़ की कि अगर ये कॉन्जुगेशन चेंज हो गई तो जब ये सिंगल है तो डबल, अच्छा डबल है तो क्या हमेशा डबल रहेगा? नहीं, अगले लम्हे सिंगल भी हो सकता है। यानी कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है ना तो उसमें अल्केन वाला करेक्टर है, ना ही उसमें अल्कीन वाला करेक्टर है, ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना ही प्योर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड। सो इसका मतलब बेंजीन के अंदर, सो हम कहेंगे इन बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन होगी किसके? अल्केन के और अल्कीन के। अल्केन से छोटी होगी, अल्कीन से बड़ी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस बॉन्ड को छोटा करती है, सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस बॉन्ड लेंथ को बड़ा करती है। चैप्टर 7 में भी बता के आया हूं, चैप्टर 8 में भी बता के आया हूं। सो अब ना तो ये सिंगल है प्योर और ना ही प्योर डबल है। सो अब डबल और सिंगल के दरमियान में इसकी वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 1.397 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अल्केन से छोटी बॉन्ड लेंथ है बट अल्कीन से इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। ये शो करता है कि इन बेंजीन कार्बन टू कार्बन ना तो ये सिंगल बॉन्ड का करेक्टर शो कर रहा है और ना ही ये डबल बॉन्ड का करेक्टर शो कर रहा है। इट्स मीन कि ना ही ये अल्केन है ना ही ये अल्कीन है, ये इन बिटवीन करेक्टर शो करने वाला कोई कंपाउंड है। बॉन्ड लेंथ से हमें ये सजेशन मिल रही है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये रेजोनेंस का जो मेथड है ये सारा समझ आ गया है। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं जो लेक्चर का निचोड़ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है। सो इस बेंजीन रिंग में आपने देखा कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। ऊपर से जब इनकी ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स तो अल्टरनेट होने की वजह से हम इनको रिंग लाइक रिप्रेजेंटेशन देंगे, और इसी तरह से नीचे वाली साइड से जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हम इनको रिंग से ही शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आप इसी स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा मैं रिंग को यहाँ पे बड़ा करता हूँ कंपैरेटिवली। इसी स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स अगर मैं फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ, फ्रंट व्यू से, तो आप देखेंगे कि फ्रंट व्यू में इस तरह से ये जो अपर रिंग है स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पीछे छुप गया है। ठीक है, यानी अगर आप इसको साइड वाइज देखेंगे तो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा कि सेंटर में पाई बॉन्ड, सेंटर में सिग्मा बॉन्ड्स की रिंग है, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो कि रेजोनेट कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। अगर आप उसको फ्रंट व्यू में देखोगे तो दो रिंग्स की बजाय एक रिंग से ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि जो नीचे वाली रिंग थी अब इसके पीछे छुप गई है।
आई होप स्टूडेंट्स ये रिंग क्यों बनाई है आपको समझ आ गया है। इस रिंग में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको कहते हैं दे आर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स डी लोकलाइज्ड, लोकलाइज लोकेशन, डी नहीं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी कोई लोकेशन नहीं है, मुसलसल वो हरकत में है, मूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हम उन्हें क्या बोलते हैं, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही रेजोनेंस होती है, जो कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाए। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक बड़ी अहम बात मैं आपसे करने लगा हूं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि चार्ज अगर लोकलाइज्ड होगा तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, और इसी तरह चार्ज अगर मूव कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा चार्ज। अब मैं इसकी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स मान लीजिएगा कि ये मार्कर एक नेगेटिव चार्ज है। सो हमेशा नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चीज़ ही जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। सो अगर ये मेरे हाथ में फिक्स है, लोकलाइज्ड है, इसकी लोकेशन फिक्स्ड है, सो पॉजिटिव चार्ज इजीली इस नेगेटिव स्पीशी पर क्या करेगा, अटैक करेगा, रिएक्शन हो जाएगा। सो रिएक्शन होने का मतलब कि ये अनस्टेबल था तभी इसने रिएक्शन कर लिया। डीलोकलाइजेशन की बात करें तो डीलोकलाइजेशन में क्या होगा, लोकलाइजेशन में तो देख लिया फिक्स, डीलोकलाइजेशन में इसकी जगह चेंज होगी। सो डीलोकलाइजेशन में जब जगह चेंज होगी तो जब पॉजिटिव चार्ज अटैक करने आएगा तो एन मुमकिन है कि इसकी जगह चेंज हो जाए, सो फिर जगह चेंज हो जाए। सो इसका मतलब चार्ज हरकत में है, अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ का अटैक करना मुश्किल है। सो इसी तरह से अगर मेरे 3 हाथ होते तो तीनों हाथों में जब ये मूव करेगा तो फिर अटैक करना पॉजिटिव चीज़ का और मुश्किल होगा। 4 हाथों में डेफिनेटली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, डीलोकलाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रीब्यूशन। सो जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, डीलोकलाइज्ड रहेगा, समझ लीजिएगा कि वो स्टेबल है, उस पर पॉजिटिव चीज़ का अटैक करना नेगेटिव के ऊपर मुश्किल है। सो यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि बेंजीन के अंदर मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि अल्कीन के अंदर भी हैं, अल्कीन के अंदर उनकी लोकेशन फिक्स है। स्पेसिफिकली मैं मोनो अल्कीन्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे जो डाई ईन्स होती हैं, जो ट्राई ईन्स होती हैं, उनमें भी कॉन्जुगेशन का प्रोसीजर शो होता है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली ऐसी अल्कीन्स की बात कर रहा हूं जिनमें एक ही डबल बॉन्ड है और उनकी जगह फिक्स है। सो फिक्स डबल बॉन्ड का मतलब है कि वहां पे मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, तो इजीली कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन अगर बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टूडेंट्स लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है। सो इलेक्ट्रोफाइल अगर उन पर अटैक करने आएगा तो डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन स्टेबल है। सो डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक शेट है, ये स्टूडेंट्स ये बेंजीन को स्टेबल बना रहा है। स्टेबल क्यों, मैंने बताया डीलोकलाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं तोड़ पाएगा, या इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अपनी तरफ माइल कर पाएगा। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर ये होगा कि यहां पे मौजूद हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेसमेंट कर लेगा। सो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब इस H+ के साथ रिप्लेसमेंट करेगा, सो बॉन्ड टूटने के बाद एडिशन हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन हो गई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो बरकरार रहेगी, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। इन शॉर्ट मैं आम अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं कि बेंजीन के पास अगर ऑप्शन हो कि आपने एडिशन रिएक्शन करना है
या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, सो स्टूडेंट्स वो प्रेफरेबली क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एडिशन करने के लिए उसको अपने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करना पड़ेगा। सो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स खत्म, स्टेबिलिटी खत्म, सो वो एडिशन करने की बजाय प्रेफर करेगा कि यहां से H प्लस निकले, E प्लस यहां पर आ जाए, E प्लस अंदर ऐड ना हो। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, यहां पर एडिशन नहीं होगी बल्कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। यही था ऑब्जेक्शन कैक्यूल के स्ट्रक्चर में, कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड तो दिखाया जा रहा था, बट ये नहीं बताया जा रहा था कि एडिशन क्यों नहीं हो रही। वो हमें फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में समझ आया कि एडिशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको कैक्यूल के ऑब्जेक्शंस समझ आ गए हैं। अब मैं मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग बेंजीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने स्क्रीन पे एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन आपके साथ शेयर की गई हैं। नंबर 1, बेंजीन स्टूडेंट्स टॉक्सिक होता है एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू बेंजीन मे कॉज सर्टन काइंड्स ऑफ कैंसर। दूसरी बात, प्लेनर है, सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर है। तीसरी बात, इमिसिबल इन वाटर, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है। ये बात तो वैसे आपको पहले भी पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं नॉन पोलर नेचर की वजह से वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी पानी में हल नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स इसका 6 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। इन बेंजीन द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन टू कार्बन इज 1.5। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। आपको ये पूछा जा सकता है एंट्रेंस टेस्ट में, तो आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, इन बेंजीन देर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स which show extensive delocalization। ये वो कीमती जुमले हैं जो आपको आने चाहिए। स्टूडेंट्स अगली बात करते हैं, the benzene molecule is constantly flipping between two forms। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे पास कैक्यूल्स कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस के, वो 79% उनकी ही कंट्रीब्यूशन है। सो ज़्यादातर बेंजीन इन्हीं 2 स्ट्रक्चर्स में अपने आप को फ्लिप करेगा बाय स्विचिंग ओवर दी डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड। आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं जहां डबल है वहां सिंगल और जहां सिंगल है वहां डबल, यही 2 स्ट्रक्चर्स फ्लिप करते रहेंगे। 79% इन्हीं का चांस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, कैक्यूल फॉर्मूला फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ, एंथैल्पी चेंज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अकॉर्डिंग टू कैक्यूल फॉर्मूला देयर कैन बी 2 ऑर्थो पोजीशन। स्टूडेंट्स आपके सामने 2 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। एक में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑर्थो पोजीशन। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट कार्बन जहां पे X लग चुका है उसके रेफरेंस में जो सेकंड कार्बन है जहां पे Y अटैच है, हम उसको ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। क्योंकि कैक्यूल स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड थे, अपनी जगह पे फिक्स थे। सो स्टूडेंट्स एक ऑर्थो पोजीशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। आप देखें X और Y उन जगहों पे लगा है जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। चूंकि कैक्यूल के मुताबिक ये डबल बॉन्ड फिक्स है अपनी जगह पे, तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि Y और X के दरमियान में जो कार्बन है वहां सिंगल बॉन्ड आए, यानी ऑर्थो पोजीशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज आपने पढ़ा कि जो डबल बॉन्ड है अगले ही लम्हे सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड है अगले ही लम्हे वो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। सो कैक्यूल के मुताबिक 2 तरह की ऑर्थो पोजीशंस हैं, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक ही तरह की ऑर्थो पोजीशन बनेगी, क्योंकि जितने भी बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स उसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो जहां डबल बॉन्ड है फ्लिप होकर सिंगल बॉन्ड, फ्लिप होकर डबल बॉन्ड चेंज होगा। आखिर में स्टूडेंट्स सम अदर रिंग फॉर्मूला ऑफ बेंजीन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इन हायर क्लासेस माइट भी आपको इनके बारे में डिटेल पढ़ने को मिले, सो आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, डिवाव स्ट्रक्चर्स, देन लेडनबर्ग स्ट्रक्चर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स एंड थीलील स्ट्रक्चर भी आपके सामने स्टूडेंट्स आ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ मज़ीद बेंजीन के रिंग फार्मूला स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको दिखाए।
आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम हक्कल रूल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।